हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से बायोलोगोस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणु धानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। इसको आप पोलन सैक भी लिख सकते हो। परागपुट या लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कल की क्लास देखनी होगी। कल की क्लास देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार जो कल मैंने पढ़ाया है उसको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं। देखो, कल मैंने आपको जो कराए थे वो थे पुंकेसर के भाग। देखना बेटा, मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा। पुंकेसर के भाग, इस पुंकेसर के भाग में आपको 3 भाग बताए गए थे। एक का नाम था पतंतु, एक का नाम था योजी और तीसरे का नाम था पराग कोश। इसी के बारे में हम बात करेंगे। पराग कोश के बारे में बताया था कि ये एक द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित संरचना होती है। नेक्स्ट, ऐसे परागकोश जो 2 पाली युक्त होते हैं ऐसे परागकोश कहलाते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। चूंकि प्रत्येक पाली के अंदर 2-2 चैम्बर होते हैं, यानी कि टोटल चैम्बर हुए 4 चैम्बर या 4 प्रकोष्ठ, और इन्हीं चैम्बरों को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी, जिसकी संरचना आप करने वाले हो। इसी का दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो परागपुट पोलन सैक, जिसकी संरचना आज हम करने वाले हैं। पर इसके अलावा मैंने कुछ चीजें और भी करा दी थी। वो क्या है जरा देखिए। लघु बीजाणुधानी के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक की वो हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो कि आकार में बड़ी हो जाती हैं और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को हमने बोला था प्रपशु कोशिका, आर्कीस्पोरियल सेल। ये प्रपशु कोशिकाएं कर लेती हैं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें एक का नाम होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरे का नाम होता है प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। इस तरीके से इस लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों की तादाद में जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन करके 2 तरह की कोशिकाएं बना लेती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। बेटा ध्यान से, हम जो टॉपिक आज कर रहे हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना, वो एक्चुअली में यहीं से ही स्टार्ट है। देखिए, जब प्रपशु कोशिका ने 2 तरह की कोशिकाएं बना ली तो ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है वो लगातार करती चली जाती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजनों के द्वारा ये परागकोश की भित्ति बनाती है। इसी को आज हम करेंगे। परागकोश की भित्ति बनाती है। ये परागकोश की भित्ति इसलिए बनाती है क्योंकि अंदर जो परागकण या लघु बीजाणु बनने वाले हैं वो परिपक्व अवस्था से पहले कहीं इस परागकोश भित्ति के फटने से बाहर ना चले जाएं। नेक्स्ट, ये जो आपकी लिखी हुई है प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका, यही कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके बना सकती है लघु बीजाणु, या इसी को कहते हैं परागकण। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो इस कोशिका को बोला जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी उसी कोशिका को मात्र कोशिका बोला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका जो है वो डायरेक्ट अर्धसूत्री विभाजन ना करके वो पहले कर लेती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके वो बनाती है लघु बीजाणुजन कोशिका।
कुछ और नहीं करना, बस ये प्राथमिक शब्द हटा दो। समसूत्र विभाजन से जो बनने वाली कोशिकाएं वो बनती है लघु बीजाणु जन कोशिका। अब यही कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, और उसी तरीके जैसे यहां अर्धसूत्री विभाजन से ये बना सकती है लघु बीजाणु या परागकण। तो देखिए बेटा, ये कल के में क्लास में मैंने करवा दिया था, लेकिन आपका टॉपिक यहीं से शुरू हो जाता है कि लघु बीजाणु धमनी के अंदर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल, उसके समूह को कहा जाता है बीजाणु जन ऊतक। हाइपोडर्मल सेल की वो कोशिकाएं जो कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, साथ ही साथ सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं, वो कहलाती है प्रपशु कोशिका, जो कि समसूत्र विभाजन करके दो तरह की कोशिका बनाती हैं। पहला है प्राथमिक भित्ति कोशिका, तो दूसरा है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका लगातार समसूत्र विभाजनों के द्वारा परागकोश की भित्ति बना लेती है, इसको हम करवाने वाले हैं अभी। नेक्स्ट, इसके अलावा प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका जो है या तो सीधे अर्धसूत्री विभाजन कर सकती है, तब तो ये कहलाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और बना लेगी लघु बीजाणु, या फिर यही प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका एक बार समसूत्र विभाजन करके लघु बीजाणु जन कोशिका का निर्माण कर सकती है, और अब ये कहलाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि अर्धसूत्र विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सकती है। क्लियर बेटा? अब देखिए जरा, अब टॉपिक इस तरीके से है, जैसे मैंने टॉपिक का नाम डाला है लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब लाइन ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी परिवर्धन के समय, लघु बीजाणु धानी परिवर्धन के समय दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती है। ये टॉपिक आपने सब समझ लिए। अब टॉपिक पे आइए सीधा इस पे, लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो लघु बीजाणु धानी परिवर्धन के समय दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती है। तो वो दो स्पष्ट भाग कौन से, जरा देखो। पहला है परागकोश भित्ति, और दूसरा जो है उसका नाम है लघु बीजाणु जन कोशिका। अब ये दोनों नाम आपके बोर्ड के सामने ही है, आप देख सकते हो आपके सामने कौन कौन सा। पहला देखो परागकोश भित्ति। अब आप सबको पता है ये परागकोश भित्ति बनाई किसने, प्राथमिक भित्ति कोशिका ने। दूसरा नाम लघु बीजाणु जन कोशिका, और ये भी आपको पता है कि लघु बीजाणु जन कोशिका किसने बनाई है, प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका ने। तो इस तरीके से आपका टॉपिक शुरू हुआ लघु बीजाणु धानी की संरचना, जो कि परिवर्धन के समय दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती है, जिसमें पहला है परागकोश की भित्ति, जिसका निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका से। दूसरा है लघु बीजाणु जन कोशिका, जिसका निर्माण होता है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका से। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे देखिए। देखिए, अभी आपको बताया गया कि लघु बीजाणु धानी में दो स्पष्ट भाग होते हैं, जिसमें पहला है परागकोश भित्ति और दूसरा है लघु बीजाणु जन कोशिका। देखना बेटा, इस टॉपिक में सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट ये करेंगे, पर इसके लिए हमें कुछ ड्रॉ बनाने हैं। जैसे कि ये है आपका पुंकेसर, इसका नाम सबको पता ही है, इसका नाम है परागकोश। इस परागकोश के अंदर मैंने आपको बता दिया टोटल 4 चैम्बर है। अब हम क्या करेंगे, इस परागकोश की एक अनुप्रस्थ काट काटेंगे। जब अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो जरा देखो, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप समझने की कोशिश करना। जैसे ही हमने परागकोश की टीएस काट काटी तो आपको 4 चैम्बर ये दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों चैम्बर लघु बीजाणु धानी कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लघु बीजाणु धानी दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती है। आपको जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है,
यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं परागकोश की भित्ति। नेक्स्ट, अंदर वाला जो पार्ट आपको जो गोलाकार संरचना में दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर भरी हुई है कोशिकाएं, जिसका नाम है लघु बीजाणुजन कोशिका। अब जरा देखिए, हमें अध्ययन करना है इस परागकोश की भित्ति का। सबसे पहला टॉपिक है आपका परागकोश की भित्ति। तो परागकोश की भित्ति का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा इसका लार्ज रूप देखना होगा। तो जरा देखिए, परागकोश के सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है बाह्य त्वचा की एकल परत, एपिडर्मिस की एकल परत पाई जाती है, जो कि परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर देखिए जरा। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में यहां से बता दूं कि परागकोश की जो भित्ति होती है, जिसका निर्माण आपको बता दिया गया है, इसका निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका से, प्राथमिक भित्ति कोशिका से। साथ ही साथ परागकोश की भित्ति जो होती है वो 4 परतों की बनी होती है, 4 लेयर की बनी होती है। 4 लेयर के नाम आपके सामने आएंगे। जरा देखिए, पहला जिसका लिखा हुआ है बाह्य त्वचा, जो एक सिंगल लेयर की परत होती है, जो कि परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर की लाइन देखिए, सेकंड नंबर के लेयर की जो कोशिकाओं की जो परत होती है उसे कहा जाता है अंतस्थीशियम, इंग्लिश में एंडोथीशियम। ये जो कोशिकाएं होती हैं या इन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। साथ ही साथ ये कोशिकाएं जो होती हैं वो दीर्घित यानी कि लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की लेयर को मैं थोड़ा इधर दिखा रहा हूं, आप इधर देखिए, ये मैं आपको अंतस्थीशियम वाली लेयर दिखा रहा हूं। देखिए जरा कि अंतस्थीशियम की जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति होती है, अंतस्थीशियम कोशिकाओं की जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति होती है, उसमें एल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं जो कि यू आकार की दिखाई देती हैं, जो कि यू आकार की दिखाई देती हैं। कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखीय भित्ति में कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि इनकी स्पर्श रेखीय भित्तियों पर जम चुका है अल्फा सेलुलोज, जिसके कारण रेशेदार पट्टियां बन चुकी हैं, जो कौन सी आकृति में है, वो है यू आकार की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, अंतस्थीशियम लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही नेचर की होती हैं, आर्द्रता ग्राही नेचर की होती हैं, जिसके कारण ये शुरू में परागकोश की भित्ति को फटने से बचाती हैं, लेकिन शुष्क अवस्था में खिंचाव की वजह से ये फट जाती हैं, और फट जाने के कारण ये परागकोश की भित्ति का स्फुटन करने में सहायक होती हैं। तो आपको 2 लेयर बता दी हैं। पहला है बाह्य त्वचा, सिंगल लेयर होती है, सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा बताया अंतस्थीशियम, सिंगल लेयर ही होती है, कोशिकाएं मोटी होती हैं, दीर्घित होती हैं यानी कि बड़ी होती हैं। साथ ही साथ इनकी स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज जम जाने के कारण यू आकार की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। फिर इसके अलावा बताया कि अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही नेचर की होती हैं, लेकिन शुष्क अवस्था में खिंचाव आ जाने के कारण ये फट जाती हैं और परागकोश का स्फुटन कराने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, 4 लेयर में से 2 लेयर हो चुकी हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर की लेयर देखिए, थर्ड नंबर की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है मध्य परत, मिडिल लेयर। ये तकरीबन 1 से 3 परतें होती हैं, जैसे कि मैंने 2 बना रखी हैं, ये 1 से 3 परतें होती हैं। ये पतली भित्ति वाली
पतली भित्ति वाली और अल्पकालिक होती हैं। कई बार पराकण बनने से पहले भी ये नष्ट हो जाती हैं। तो टोटल 4 लेयर में से 3 हो चुकी हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्तिशियम और मध्यपट। लास्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जरा उसके बारे में देखिए। तो अंतिम परत जो है, उस अंतिम परत का नाम है पोसूतक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेपिटम। देखिए बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेपिटम जो होती है वो परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है, जिसका विकास, अब ध्यान सुनना, टेपिटम का जो विकास है वो तब तक पूर्ण हो जाता है जब तक इस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। जैसा कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि लघु बीजाणु जन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन से जब लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करेंगी, तो स्टार्टिंग में सारे लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग नहीं होते। स्टार्टिंग में जब लघु बीजाणु बनते हैं तो वो चतुष्क की अवस्था में बनते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि लघु बीजाणु चतुष्क बनने तक टेपिटम का भी विकास पूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि टेपिटम की ही कोशिकाएं होती हैं जो कि लघु बीजाणु जन कोशिकाएं या कहें हम लघु बीजाणु धानी के जस्ट ऊपर एकल परत के रूप में पाई जाती हैं, जिसके अंदर ही बनते हैं लघु बीजाणु, जो बनते हैं किसके द्वारा? लघु बीजाणु जन कोशिकाओं के द्वारा। अब जानिए एक चीज और, जैसे कि मैं एक कोशिका को बाहर निकाल लेता हूं, ये मैंने टेपिटम की एक कोशिका बाहर निकाल ली है। अब चूंकि ये पादप की कोशिका है तो इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक तो सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साथ ही साथ इनके पास एक स्पष्ट केंद्रक होता है। अब ये जो केंद्रक होता है वो विभाजन कर भी सकता है, जिसके कारण टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व अवस्था में कैसी हो जाती हैं? परिपक्व अवस्था में हो जाती हैं बहुकेंद्रकीय। अब आगे देखिए बेटा, देखो ये जो टेपिटम है वो आवृतबीजी पौधों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि आवृतबीजी पौधों में 2 प्रकार के टेपिटम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला जो है उसका नाम है अमीबीय या पेरीप्लेज्मोडियल टेपिटम, और दूसरी जो टेपिटम होती है उसका नाम है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। तो आवृतबीजी पौधों में कितने प्रकार के टेपिटम हो सकते हैं? 2 प्रकार के। जरा पहला सीखिए कि इस प्रकार की जो टेपिटम होती है, उस टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही फट जाती है जल अपघटनी एंजाइमों के कारण, जिसके कारण उनका जो पूरा कोश का द्रव होता है वो परागकोश की गुहिका में आ जाता है। कहने का मीनिंग यह है कि इस प्रकार की जो टेपिटम होती है उन टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जल अपघटनी एंजाइम के कारण जल्दी से नष्ट हो जाती है, जब तक परागकणों का विकास पूर्ण रूप से हुआ भी नहीं होता है, और वो आ जाता है पूरा का पूरा, इनका जो कोश का द्रव होता है वो चला आता है किसके अंदर? परागकोश की गुहिका के अंदर। फिर परागकोश की गुहिका के अंदर ये परागकणों का पोषण करता है। तो ये तो है इसका। अगला है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो परागकणों का विकास पूर्ण होने तक मध्य परत के साथ ही जुड़ी रहती हैं। यानी जिस तरीके से अमीबीय टेपिटम की जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति
नष्ट हो जाने के कारण उनका जीव द्रव परागकोश की गुहिका में आ जाता है, उस प्रकार से प्रक्रिया इनमें नहीं होती है। यानी कि इनकी कोशिका भित्ति या कहूं तो ये जो कोशिकाएं होती हैं परागकणों का विकास पूर्ण होने तक मध्य परत से जुड़ी रहती हैं। साथ ही साथ एक चीज और देखिए इसमें कि स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोयूबिस बॉडी। बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोयूबिस बॉडी। जब परागकोश गुहिका के अंदर परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो ये प्रोयूबिस बॉडी इन टेपिटम की कोशिकाओं से निकलकर, अब ये तो आपको पता है ये टेपिटम की जो कोशिकाओं की परत है वो परागकोश गुहिका के जस्ट ऊपर होता है, तो ये प्रोयूबिस बॉडी परागकणों के परिपक्वन के दौरान ये निकलकर आ जाता है परागकोश की गुहिका में, और परागकोश की गुहिका में एक पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये प्रोयूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन के साथ मिलकर बना लेता है यूबिस बॉडी, और ये यूबिस बॉडी इस परागकोश गुहिका के अंदर बनने वाले लघु बीजाणु या परागकणों या परागकणों का बना लेता है बाह्य चोल। आगे चल के जब हम ये टॉपिक करेंगे तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताएंगे कि जब किसी परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो उसमें दो आवरण होते हैं, एक होता है बाह्य चोल तो एक होता है अंतःचोल। तो ये तो आपको पता चल गया कि बाह्य चोल बना होता है किसका, यूबिस बॉडी का। अब या तो क्वेश्चन में जब अगर ये आपको क्वेश्चन आते हैं तो या तो आंसर मिलेगा यूबिस बॉडी, या फिर ये आंसर ये भी मिल सकता है आपको कि परागकण या लघु बीजाणु का बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। नेक्स्ट अगली चीज देखिए, देखो क्वेश्चन है कि टेपिटम का निर्माण होना क्यों जरूरी है, कि टेपिटम क्यों आवश्यक है। तो देखना बेटा कि टेपिटम के पास कोशिका द्रव की मात्रा भरपूर होती है जो कि बनने वाले परागकणों के लिए एक पोषण का कार्य करती है। यदि टेपिटम का विकास पूर्ण ना हो या टेपिटम डिजनरेट हो जाए तो परागकण का भी विकास पूर्ण नहीं होगा और जो परागकण होंगे वो स्टेराइल रह जाएंगे। और इस तरीके से आपने परागकोश भित्ति की 4 लेयर कर चुकी हैं। कौन कौन सी, पहली है बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतस्तिशियम, तीसरी है मध्य परत और चौथी है टेपिटम। एक एक करके फिर से देख लीजिए। बाह्य त्वचा जो होती है वो सिंगल परत की होती है जो परागकोश की भित्ति की बाहरी लेयर बनाती है, सिंगल लेयर जो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरी थी अंतस्तिशियम, ये भी एक सिंगल लेयर होती है जिसकी कोशिकाएं मोटी और दीर्घित यानी कि लंबी होती है। साथ ही साथ इनके अंदर अल्फा सेलुलोज जम जाने के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं जो कि यू आकार की दिखाई देती हैं और यही इनका एक विशेष लक्षण होता है। फिर नेक्स्ट तीसरी आती है मध्य परत। मध्य परत जो होती है वो 1 से 3 लेयर होती हैं जिनकी भित्ति पतली और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि ये जो तीनों होती हैं बाह्य त्वचा, अंतस्तिशियम और जो मध्य परत होती हैं वो परागकणों के परिपक्वन से पहले परागकोश की सुरक्षा करती हैं और जब परागकण का निर्माण हो जाता है तो परागकोश की भित्ति के स्फुटन में सहायक होती हैं। फिर लास्ट था आपका टेपिटम। टेपिटम के अंतर्गत आपको क्या बताया कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिका द्रव सघन मात्रा में पाया जाता है, उनका केंद्रक स्पष्ट होता है। इसके अलावा केंद्रक में विभाजन भी हो सकता है जिसके कारण टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय और बहुगुणित भी हो सकती हैं। फिर बताया गया कि आवृतबीजी पौधों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की टेपिटम पाई जाती हैं। पहला है अमीबिया टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम की जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही फट जाती है और सारा का सारा जो कोशिका द्रव होता है वो परागकोश की गुहिका में आ जाता है और परागकणों का पोषण करता है। फिर दूसरा बताया गया आपको स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो परागकणों का विकास पूर्ण होने तक वो जुड़ी रहती हैं मध्य परत के साथ, यानी कि ये नष्ट नहीं होती हैं।
तो जब परागकणों का निर्माण पूर्ण हो जाता है तब इनके अंदर पाए जाने वाले बसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना जिनका नाम है प्रोयूबिस बॉडी, वो भित्तियों से निकलकर, कोशिकाओं से निकलकर इनकी गोयिका में आकर एक पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिन, उसके साथ मिलकर एक संरचना बनाती है जिसका नाम है यूबिस बॉडी। और यही यूबिस बॉडी बनने वाले लघु बीजाणु और परागकणों का बना लेता है बाह्य चोल। और लास्ट फिर आपको लाइन बोली थी कि टेपिडम का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बनने वाले परागकण लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। अगर टेपिडम का विकास पूर्ण नहीं हुआ तो परागकण स्टेराइल रह जाएंगे। तो अभी तक जो आपने टॉपिक कर लिया है वो टॉपिक है परागकोश की भित्ति। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणुजन कोशिका। देखिए, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट अगला, देखिए बेटा अगला टॉपिक है जिसका नाम है लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ। जैसे कि आपको यह बताया गया कि परागकोश भित्ति जो बनती थी वो प्राथमिक भित्ति कोशिका के माध्यम से। आपको याद होगा कि एक कोशिका होती थी जिसका नाम था प्रपंचु कोशिका, जो कि समसूत्र विभाजन से दो प्रकार की कोशिका बनाती थी। पहली थी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी जो कोशिका थी उसका नाम था प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। ये दो कोशिकाएं बनती थी और जिनमें से प्राथमिक भित्ति कोशिका वो लगातार समसूत्र विभाजनों से ये परागकोश की भित्ति बनाती थी। वैसे ही प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका समसूत्र विभाजन से बनाती है लघु बीजाणुजन कोशिका। तो जैसे कि आप देख चुके हो कि यहां से यहां तक की जो लेयर थी वो तो हो गई परागकोश की भित्ति। अब जो ये अंदर जो गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी गोलाकार संरचना के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम है लघु बीजाणुजन कोशिका। तो ध्यान से चीजों को पूरा सुनना कि जब प्रपंचु कोशिका के विभाजन से ये दोनों बनती हैं तो ये बनने वाली जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका है, जो कि मैं इधर बता दे रहा हूं आपको, जो कि इसके अंदर है। ये मान लो ये है आपकी प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हो सकता है कि ये डायरेक्ट एक विभाजन कर ले जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके ये बना सकती हैं लघु बीजाणु या परागकण। अगर यही कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बना लेती हैं तब तो यही कहलाएंगी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं पहले करती हैं समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन से बनाती हैं लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। अब ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं हो सकती हैं, तो अब ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो कर सकती हैं अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से ये बना सकती हैं लघु बीजाणु। तो तब जब ये लघु बीजाणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो तब ये कहलाएंगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या बोल सकते हैं पराग मात्र कोशिका। तो एक लघु बीजाणुजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और यहीं से एक परिभाषा जनरेट होती है जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखिए बेटा इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना कि परागकोश के अंदर स्थित लघु बीजाणुधानी में, परागकोश के अंदर स्थित लघु बीजाणुधानी में स्थित किसी भी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा एक एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब फिर से एक चीज सुनिए कि जब भी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है तो बनते हैं 4 लघु बीजाणु। लेकिन स्टार्टिंग में बनने वाले चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। ये चारों लघु बीजाणु कुछ इस तरीके से बनते हैं, यानी कि बनते हैं एक चतुष्क के फॉर्म में।
तो इसे कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। और ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क से जुड़े हुए रहते हैं और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक रहते हैं। तो जिस भित्ति के द्वारा ये चारों लघु बीजाणु जुड़े हुए होते हैं उसे कहा जाता है कैलोज भित्ति। अब चूंकि आप देखिए जरा यहां पर कि इन परागकोश गुहिकाओं के अंदर इसी प्रकार से चार चार इस तरीके से लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। और जब ये लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं तो जैसा बताया कि एक लघु बीजाणु चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक रहते हैं कैलोज भित्ति के द्वारा। वैसे ही एक ही परागकोश गुहिका के अंदर बनने वाले जो अन्य लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं उनका किसी अन्य लघु बीजाणु चतुष्क के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर ये चीज है। अब फिर से कुछ और चीजें सुनिए कि लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं वो तकरीबन 5 प्रकार के पाए जाते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क 5 प्रकार के पाए जाते हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है जिसका नाम है चतुष्क फलकीय चतुष्क। हम आपको बता रहे हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं, जिससे पहला है चतुष्क फलकीय चतुष्क। देखिए जरा, देखो इस प्रकार के चतुष्क में कुछ इस तरह की संरचना होती है जिसमें सामने से दिखाई देने पर 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इन तीनों लघु बीजाणु के जस्ट पीछे होता है। और इस प्रकार का जो चतुष्क पाया जाता है वो पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में, डाइकॉट प्लांट्स में। नेक्स्ट दूसरा चतुष्क देखिए जिसका नाम है समद्विपार्श्विक चतुष्क। देखिए इस प्रकार के चतुष्क की संरचना किस प्रकार से होती है। इस प्रकार के चतुष्क की संरचना कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसमें चारों जो लघु बीजाणु हैं वो सामने से एक ही तल में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के जो चतुष्क पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मोनोकोट प्लांट्स, यानी कि एक बीजपत्री पौधों में। तो ये 2 प्रकार के हुए, चतुष्क फलकीय है और दूसरा हुआ समद्विपार्श्वीय चतुष्क। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा जो चतुष्क है उसका नाम है क्रॉसित चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में आप देखिए कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार के चतुष्क में 2-2 जो लघु बीजाणु होते हैं वो समकोण पर व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सामने से ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं लेकिन नीचे का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है, जिसका चौथा लघु बीजाणु इसके जस्ट पीछे की तरफ होता है। और ये जिस पादप में पाया जाता है उसका उदाहरण है मैग्नोलिया। नेक्स्ट अगला चौथा जो है वो है टी शेप्ड चतुष्क। इस प्रकार का जो चतुष्क पाया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार के चतुष्क में ऊपर के जो 2 चतुष्क होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि नीचे के जो 2 चतुष्क होते हैं वो लंबवत या अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित होते हैं और सामने से चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जो चतुष्क पाया जाता है वो जिस प्लांट में पाया जाता है उसका नाम है एरिस्टोलोकिया। और लास्ट 5वां चतुष्क जिसका नाम है रेखिक चतुष्क। और इस प्रकार के चतुष्क में चारों लघु बीजाणु 1, 2, 3 और 4 रेखिक क्रम में पाए जाते हैं। और इस प्रकार का जो चतुष्क पाया जाता है वो प्लांट का नाम है हेलोफिला। तो इस तरीके से आपको 5 प्रकार के चतुष्क बताए गए। साथ ही साथ अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि जितने भी चतुष्कों के लघु बीजाणु होते हैं वो आपस में जिस भित्ति के द्वारा पृथक रहते हैं उस भित्ति का नाम मैंने बताया था। वो भित्ति बनी होती है किसकी? कैलोज भित्ति की। और ये कैलोज भित्ति एक एंजाइम जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम, इस कैलेज एंजाइम्स के कारण नष्ट हो सकती है। जरा इधर देखिए कि ये एक
लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ इस तरीके से लघु बीजाणु हैं और ये चतुष्क में जो ये कैलोज भित्ति है वो कैलेज एंजाइम के कारण नष्ट हो सकती है, जिसके कारण ये चारों के चारों जो लघु बीजाणु होंगे वो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे और गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। और अब इनको कहा जाता है लघु बीजाणु या परागकण। परागकण। तो जब ये लघु बीजाणु चतुष्क से ये चारों अलग हो जाएंगे, तो अलग होने के बाद ये इस तरीके से गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसे ही ये गोलाकार अवस्था में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि टेपिटम के अंदर प्रोयूबिस कणिकाएं पाई जाती हैं और ये प्रोयूबिस कणिकाएं जो होती हैं वो परागकोश की गुहिका में आकर एक पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिन के साथ मिलकर एक संरचना बनाती है जिसका नाम होता है यूबिस बॉडी। और यूबिस बॉडी इन्हीं बनने वाले लघु बीजाणु या परागकणों के चारों तरफ बना देती है एक बाह्य चोट। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। देख बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करना ही अब हमको, जैसे कि कोई नोट फर्स्ट बताने वाले हैं। तो बेटा देखो, जब लघु बीजाणु चतुष्क से परागकण या लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं तो ये गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं और इनको परागकण कहा जाता है। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि उनकी एक लघु बीजाणुधानी में उपस्थित जितने भी परागकण होते हैं वो आपस में संलग्न हो जाते हैं, तब उसे कहा जाता है परागपिंड, पोलिनियम। और ये जिन पौधों में पाया जाता है उसका उदाहरण है आक एवं कुछ आर्किड्स के पौधों में ये पाया जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अगला एक दूसरा नोट इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए बेटा, नॉर्मली होता यह है कि अधिकांश पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे कि ड्रोसेरा, टाइफा, ड्राइमिस, एनोना नामक प्लांट में, इन प्लांट में क्या होता है कि इन प्लांट में एक ही लघु बीजाणु धानी में उपस्थित जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं वो लघु बीजाणु चतुष्क ही आपस में संलग्न हो जाते हैं और संलग्न होकर बना लेते हैं संयुक्त लघु बीजाणु चतुष्क। ऐसे ही फिर एक और नोट देखिए, नोट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। अब फिर से सुनना कि नॉर्मली एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन यदि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु से ज्यादा यानी कि 5 या 6 लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो यह अवस्था कहलाती है बहु बीजाणुता, जो कि पाई जाती है माइमोसेसी कुल के प्लांट में, कुल के पौधों में। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में सीखा है लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसके अंतर्गत आपको 2 भाग बताए गए। एक था परागकोश की भित्ति जिसका निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका से, परागकोश की भित्ति जो कि 4 लेयर की बनी होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्यपथ और टेपिडम। फिर दूसरा बताया लघु बीजाणु जन कोशिका जो कि प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका के समसूत्र विभाजन से बनती है और ये लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं और फिर अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। जब वो लघु बीजाणु बनते हैं तो स्टार्टिंग वो चतुष्क के फॉर्म में बनते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से पृथक होते हैं कैलोज भित्ति के द्वारा, और जब ये कैलेज एंजाइम कैलोज भित्ति को नष्ट कर देता है तो ये चारों लघु बीजाणु गोलाकार अवस्था में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और तब ये कहे जाते हैं लघु बीजाणु या परागकण। तो इस तरीके से परागकण का निर्माण लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत होता है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, जो कि नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसको समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही बहुत है। थैंक यू।